हम इस वीडियो में अशुभ के प्रकारों की चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे जो कुछ भी प्रतिकूल घटित होता है वह अशुभ कहलाता है। यह प्रतिकूलता न केवल हमारे लिए बल्कि किसी भी के लिए यदि कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो उसे अशुभ कहा जाता है। यह प्रतिकूलता भौतिक स्तर पर एवं मानसिक स्तर पर दोनों ही स्तर पर हो सकती है। परंतु कुछ ऐसे प्रतिकूल घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा अख्तियार नहीं होता, जिसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होते, जबकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके लिए हम पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं, जिसके हम पूर्णतः कारण होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई होती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न तो नहीं की गई होती हैं, परंतु उस घटना के उत्पन्न होने में कहीं न कहीं हमारी भूमिका अवश्य होती है। हम उससे कहीं न कहीं जुड़े अवश्य होते हैं। इन्हीं आधारों पर अशुभ के प्रकारों का निर्धारण किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी विपरीत या प्रतिकूल घटनाएं होती हैं जो एक मानव होने के नाते वो सही नहीं होती, एक सामाजिक स्थिति में वो सही नहीं होती। इस तरह प्रतिकूल घटनाओं की बात अलग अलग संदर्भ में होती है। जिन प्रतिकूल घटनाएं जिनके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं, जो स्वयं से ही घटित होती हैं, जैसे वृष्टि, जैसे आग लगना, जैसे ज्वालामुखी का फटना, जैसे भूकंप का आना, जैसे बाढ़ का आना, ये सभी घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक होती हैं और जो घटती हैं उसके लिए कोई व्यक्ति, कोई प्राणी या स्वयं हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है। धरती में कुछ रासायनिक और कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण एक स्थान विशेष पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, उसे किसी प्राणी का कोई लेना देना नहीं होता है। वह घटेगा ही घटेगा, वह उद्गार होगा ही, एक निश्चित समय पर वह उद्गार होगा ही। इसी प्रकार भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और एक
समय विशेष, एक अवस्था विशेष में वो उसका घटित होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जिम्मेवार नहीं है। ये सभी घटनाएं प्राकृतिक अशुभ के अंतर्गत आती हैं। भूकंप आता है, बहुत अधिक जानो माल की क्षति होती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, संपत्तियों का नुकसान हो जाता है, ज्वालामुखी फटता है, एक विशाल जनसंख्या समाप्त हो जाती है, एक विशाल वनस्पति आवरण, जंगल, जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। इसे हमारे या किसी और के द्वारा रोका नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैं। इसमें यदि हम इसको चाहें तो इसे रोक नहीं सकते। बचाव अवश्य कर सकते हैं, उसे बचा अवश्य जा सकता है, परंतु एक हद तक ही बचा जा सकता है, क्योंकि हम तो बच सकते हैं, लेकिन पशु, वनस्पति, पक्षी, मिट्टी, हवा और भी अन्य ऐसे वस्तुएं हैं जो उसे प्रभावित होती हैं, नष्ट होती हैं, उसे हम नहीं बचा सकते। यह प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैं। इसी प्रकार बाढ़, इसी प्रकार सूखा, इसी प्रकार अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, किसी वायरस का प्रसार होना, ये सभी घटनाएं, इससे बचाव हो सकता है, परंतु इसे रोका नहीं जा सकता। और बचाव केवल हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम स्वयं करते हैं, जैसे किसी प्राणी की हत्या करना, जैसे किसी ऐसे गैस का उत्पादन करना जिससे एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा परिवेश, बड़ा वातावरण प्रभावित हो जाए और वो नष्ट हो जाए। हम उसे रोक सकते हैं। वह हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया होता है, इसलिए उसे मानव निर्मित अशुभ कहते हैं। मानव निर्मित अशुभ, मानव निर्मित क्रियाएं हैं, उन्हें रोका जा सकता है, उसको संपूर्ण रूप से रोका जा सकता है, क्योंकि उस घटना की शुरुआत बिंदु हम होते हैं। यह मानव निर्मित अशुभ है। ये केवल हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए घटनाएं या प्रतिकूल परिस्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं। मानव निर्मित अशुभ के भी अन्य प्रकार हो सकते हैं। यहाँ हम देखें कि जो अशुभ है वो दो प्रकार का हो गया। एक अशुभ जो प्राकृतिक अशुभ है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। दूसरा जो मानव निर्मित हैं, परंतु यह मानव निर्मित अशुभ भी दो प्रकार का होता है।
एक है नैतिक अशुभ। जैसे कोई घटना प्रतिकूल किसी सापेक्ष होता है, जैसे किसी के सापेक्ष ही वो प्रतिकूलता उसकी होती है। यदि सापेक्षता न हो तो उसके अनुकूलता और प्रतिकूलता पर कोई असर नहीं आता है, वह केवल एक घटना होता है। जैसे यदि हम किसी ऐसे रासायनिक तत्व का निर्माण करते हैं जिससे नगर की एक जनसंख्या विशेष उसके प्रभाव में आने से नष्ट हो जाती है, तो यहाँ वह नगर सापेक्ष, नगर की जनसंख्या के सापेक्ष, मानवता के सापेक्ष एक प्रतिकूल घटना हुई, परंतु है वह एक घटना, और उस घटना का अपने आप में कोई शुभत्व अशुभत्व नहीं है। जब वह क्षति पहुंचाता है तो एक तरफ तो वो मनुष्य जाति के लिए क्षतिकारक है, परंतु वह दूसरे ओर प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए यदि लाभदायक है तो प्राकृतिक वनस्पतियों के दृष्टिकोण से वह अशुभ नहीं है। यह अशुभ केवल उस मानव प्रजाति के लिए है। यह नैतिक अशुभ कहलाता है। फिर नैतिक अशुभ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी समय सापेक्ष होती हैं, परिस्थिति सापेक्ष होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी स्त्री को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, उसकी हत्या करने के लिए दौड़ा रहे हैं, और वह स्त्री मेरे आसपास मेरे देखते हुए छुप जाती है, और जो हत्यारे दौड़ा रहे हैं उनके द्वारा पूछे जाने पर हम ये कह दें कि वह स्त्री यहाँ से चली गई, तो यह उन व्यक्तियों के अनुसार अशुभ है, क्योंकि उनका कार्य करने में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु उस महिला के लिए यह कार्य शुभ है। इसका निर्धारण व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक नैतिक शुभ की ओर इंगित करता है, और नैतिक रूप से वो सही है कि उसको बचा लिया गया। इस प्रकार ऐसे घटनाएं नैतिक, अशुभ और शुभ के उदाहरण हैं। यह था प्राकृतिक एवं नैतिक अशुभ से संबंधित विचार। धन्यवाद।